1.2 क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है। ए पॉइंट 2.5 एंड बी पॉइंट है -1 एंड 1, सी पॉइंट है 2, -6। तो तीनों पॉइंट्स हमारे पास दिए गए हैं और हमने फाइंड करना है ए बी वेक्टर को। तो ए बी वेक्टर को कैसे फाइंड करेंगे? तो ए बी वेक्टर को फाइंड करने का तरीका है x2 - x1 i प्लस y2 - y1 j। तो हमारे पास a और b की वैल्यूज़ को आपस में माइनस करना है। b की फर्स्ट में से a की फर्स्ट वैल्यू को माइनस करेंगे, b की सेकंड वैल्यू में से a की सेकंड वैल्यू को माइनस करेंगे। तो हम जब माइनस माइनस प्लस, तो ये -3i हो जाएगा एंड 1 - 5 - 4j। तो इस तरह से आपके पास ये आंसर आ जाएगा ए बी वेक्टर का, और ये आपका फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया। इसी तरह से फिर इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास। सेकंड पार्ट में हमने क्या फाइंड करना है? 2ab - cb। तो हमने ए बी वेक्टर को फाइंड करना है और सी बी वेक्टर को फाइंड करना है। ए बी वेक्टर को फिर 2 से मल्टीप्लाई करवा के और फिर माइनस करना है सी बी को। तो लेट्स सी कैसे करेंगे। ए बी हमने जैसा कि अभी फाइंड किया, तो यहाँ पे ज़रा प्रिंटिंग मिस्टेक है। यहाँ पे आपके पास बी सी वेक्टर है, तो बी सी वेक्टर को आपने फाइंड करना है। तो बी सी वेक्टर आप कैसे फाइंड करेंगे? तो यहाँ पे भी बी सी आ जाएगा। तो आपने क्या करना है, सी वाली जो पॉइंट है उसमें से माइनस करना है बी वाले पॉइंट्स को। तो सी का हमारे पास फर्स्ट पॉइंट जो है वो क्या है 2, और यहाँ पे बी का फर्स्ट पॉइंट है -1, तो माइनस माइनस +1, तो 2 + 1 i हो जाएगा। इसी तरह से -6 एंड -1, तो ये हो जाएगा -6 - 1 j। अब 2 + 1 3i एंड माइनस प्लस, तो ये -7 हो जाएगा। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा बी सी वैक्टर का। अब हमने क्या करना है कि जो फर्स्ट वेक्टर का आंसर आया ए बी का, उसको 2 से मल्टीप्लाई करवाना है। तो उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे और फिर जो उसका आंसर आएगा उसमें से माइनस कर देंगे बी सी वैक्टर को। ठीक हो गया? तो यहाँ पे भी बी सी आ जाएगा। तो ये हमारे पास 2 × 3 6 हो जाएगा एंड 2 × 4 8 हो जाएगा। तो i में से i वाले को सब्ट्रैक्ट करते हैं, -6i एंड -3i, तो माइनस माइनस प्लस 6 + 3 9i हो जाएगा। एंड इसी तरह से -8j + 7j, तो ये -j हो जाएगा। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा -9i - j। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें पूछा गया है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर v एंड राइट द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ v वेक्टर। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो v वेक्टर हमारे पास दिया गया है, तो i j k के जो कंपोनेंट्स जो वैल्यूज़ हैं हमारे पास, उनको हमने स्क्वायर लेना है। तो i का कंपोनेंट 2 है, 2 का स्क्वायर एंड 3 का स्क्वायर एंड 4 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 9 एंड 16। इन सब को एडअप करें तो √29। तो ये हमारे पास मैग्नीट्यूड आ गया। अब हमने डायरेक्शन कोसाइन भी फाइंड करने हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे। यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं? v हैट इज इक्वल टू v वेक्टर ओवर v का मैग्नीट्यूड। तो v वेक्टर हमारे पास है 2i + 3j - 4k, उसको ऊपर लिख देंगे, जबकि v का मैग्नीट्यूड जो है उसे नीचे फ्रैक्शन में लिख देंगे। अब हमने क्या करना है कि ये जो √29 है, इसको हमने v i j k इन तीनों यूनिट वेक्टर्स के जो कंपोनेंट्स हैं उनके डिनोमिनेटर में लिख देना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा क्या कि यूनिट वेक्टर आ जाएगा v हैट, जिसको v हैट से डिनोट कर रहे हैं हम। और डायरेक्शन को साइंस कैसे निकालना है, आपने इन्हीं तीनों नंबर्स को लिखना है और i j k जो है उसको नहीं लिखना और उनकी जगह पे कॉमा लगा देना है। तो ये आपके पास डायरेक्शन को साइंस भी आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, फाइंड अल्फा सो दैट मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फा i प्लस अल्फा + 1j + 2k। तो i j k आपके पास यूनिट वेक्टर्स हैं और ये इसका मैग्नीट्यूड वो कह रहा है इक्वल है 3k। अल्फा की वैल्यू फाइंड करके बताएं कि अल्फा हमारे पास किसके इक्वल है, इसकी वैल्यू को फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली ये जो हमारे पास मोड लगा हुआ है या मैग्नीट्यूड भी आप कह सकते हैं, हम इसका सबसे पहले फार्मूला लगाएंगे। तो मैग्नीट्यूड निकालने का क्या फार्मूला है हमारे पास, जो i यूनिट वेक्टर है उसके कंपोनेंट का स्क्वायर, इसी तरह j यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट का स्क्वायर एंड इसी तरह से k यूनिट वेक्टर का जो कंपोनेंट 2 है उसका स्क्वायर, एंड सबको एडअप करके और होल पे स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास अल्फा स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, अल्फा + 1 का स्क्वायर। यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई करेंगे a + b होल का स्क्वायर, ये हो जाएगा a² + 2ab + b स्क्वायर। तो ये फार्मूला ओपन किया हमने। उसके बाद 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास स्क्वायर वाली रकमें हैं उनको आपस में एडअप करना है, अल्फा स्क्वायर + अल्फा स्क्वायर, ये हमारे पास 2 अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, जबकि 4 + 1 ये हमारे पास 5 हो जाएगा। और हमने क्या किया, दोनों साइडों पे जब स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास जो स्क्वायर रूट है वो बेसिकली कैंसिल आउट हो जाएगा स्क्वायर के साथ, एंड राइट साइड पे जब 3 का स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास 9 में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद जो हमारे पास 9 है राइट हैंड साइड के ऊपर, इसको जब हम लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे तो यहाँ पे आके ये -9 हो जाएगा और राइट हैंड साइड पे हमारे पास 0 बच जाएगा। 5 - 9 हमारे पास हो जाएगा -4
और ये हमारे पास बेसिकली 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा माइनस 4 इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। अब मैक्सिमम यहाँ से हमारे पास कॉमन जो आ रहा है वो 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 को कॉमन लेके जब हम राइट साइड पे भेजेंगे तो यहाँ पे बेसिकली वो मल्टीप्लाई हो रहा होगा इन सब के साथ, तो वो जब राइट साइड पे जाएगा वो वहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 0 को किसी भी रकम से डिवाइड करें फाइनल आंसर 0 ही आ जाएगा। आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, हमारे पास 3 तरीके होते हैं। तो हम सबसे पहला तरीका जो फैक्टराइजेशन है उसको अप्लाई करेंगे। हम ऐसे 2 रकमें सोचेंगे कि जिनको मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास 2 अल्फा स्क्वायर आ जाए, एंड जिनको हम एड अप करें या सब्ट्रैक्ट करें और हमारे पास जो आंसर है वो अल्फा आ जाए। तो हमारे पास जो 2 रकमें हैं वो है 2 अल्फा एंड अल्फा। 2 अल्फा को जब अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, एंड 2 अल्फा में से जब माइनस करेंगे अल्फा को तो ये हमारे पास प्लस अल्फा हो जाएगा। अब पहली 2 रकमों में से हमारे पास अल्फा कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे अल्फा 2 टाइम्स है, एक बार कॉमन आ गया तो एक बार अल्फा बच जाएगा, जबकि यहाँ से अल्फा कॉमन जाने के बाद हमारे पास 2 बच जाएगा। इसी तरह से इन दोनों में से हमने कोई ऐसी वैल्यू को कॉमन लेना है कि जो हमारे पास फर्स्ट ब्रैकेट में आंसर आया वही आंसर हमारे पास सेकंड ब्रैकेट में भी आना चाहिए। तो -1 को कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे हमारे पास जो माइनस का साइन है वो प्लस में चेंज हो जाएगा और ये अल्फा प्लस 2 बन जाएगा। जब हमारे पास वैल्यू सेम आ जाएंगे अल्फा प्लस 2, इसका मतलब हमने यहाँ तक ठीक किया है। अब हमने एक ब्रैकेट इन अल्फा प्लस 2 की बना देनी है और एक ब्रैकेट ये जो बाहर वाली रकमें हैं अल्फा -1 एक ब्रैकेट इनकी आ जाएगी, और ये दोनों फैक्टर्स हमारे पास इक्वल हैं 0 के। अब हम एक एक करके इन फैक्टर्स को 0 के इक्वल रख के और अल्फा की वैल्यू को कैलकुलेट करें, तो अल्फा प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और अल्फा का जो फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा वो आ जाएगा अल्फा इज इक्वल टू -2। इसी तरह से अल्फा -1 को भी 0 के इक्वल रखेंगे और ये -1 हमारे पास राइट हैंड साइड पे आके +1 हो जाएगा और फाइनल आंसर अल्फा का आ जाएगा 1। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो खत्म हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसको अगर आप देखें तो इसमें सिंपली आपने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया है। v का मैग्नीट्यूड लें, उसको डिवाइड कर दें v वेक्टर के साथ, ये फार्मूला है, ये आपने तैयार करना है। यूनिट वेक्टर को किससे डिनोट किया जाता है, यूनिट वेक्टर को v हैट से डिनोट करते हैं, और इसको फाइंड करने का तरीका है v का वेक्टर एंड डिवाइडेड बाय v का मैग्नीट्यूड। तो ये हमारे पास इसका फाइनल यूनिट वेक्टर जो है वो आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, फाइंड अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 4 एंड इज पैरेलल टू दिस वेक्टर। हमारे पास एक वेक्टर ए दिया गया है और हमने एक ऐसा वेक्टर फाइंड करना है कि जिसका मैग्नीट्यूड तो 4 हो लेकिन वो पैरेलल हो हमारे पास इस वेक्टर के साथ। तो ए वेक्टर हमारे पास है 2i -3j + 6k, ये हमारे पास ए वेक्टर है। हमने सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड फाइंड किया। इसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड किया, स्क्वायर रूट लगाया, i, j और k इन तीनों के कंपोनेंट्स का स्क्वायर लिया और इन सब का स्क्वायर लेने के बाद उनको ऐड अप कर दिया, तो फाइनल आंसर आ गया स्क्वायर रूट 49, एंड स्क्वायर रूट के बाद जो आंसर आ जाएगा हमारे पास ए मैग्नीट्यूड का वो आ जाएगा 7। अब मैग्नीट्यूड निकालने के बाद ए हैट जो है यूनिट वेक्टर ए जो है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, ए वेक्टर ओवर ए मैग्नीट्यूड, ये मैंने आपको बताया था, ये यूनिट वेक्टर फाइंड करने का फार्मूला है हमारे पास। तो हमने क्या करना है, ऊपर ए वेक्टर को लिख देना है और नीचे हमारे पास जो उसका मैग्नीट्यूड है उसको पुट कर देंगे, और फाइनल हमारे पास जो ए यूनिट वेक्टर आ जाएगा वो ये आ जाएगा। अब ए यूनिट वेक्टर फाइंड करने के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट काम है, हमने लेट किया हमारे पास एक वेक्टर है और वो वेक्टर हमने क्या सपोज किया, हमने सपोज किया कि बी हमारे पास जो है वो एक वेक्टर है। हमने जो बी वेक्टर है उसको फाइंड करना है कि बी वेक्टर है क्या, जिसका मैग्नीट्यूड 4 है और जो ए के पैरेलल है। तो जैसा कि बी और ए पैरेलल है तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि बी का यूनिट वेक्टर और ए का यूनिट वेक्टर ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, मतलब कि ए का जो आंसर आया है वही हमारे पास बी का यूनिट वेक्टर भी होगा। अगर हम बी हैट जो है बी यूनिट वेक्टर है उसको फाइंड करना चाहते हैं तो हमारे पास फार्मूला है बी वेक्टर डिवाइडेड बाय बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये हमारे पास बी यूनिट वेक्टर को फाइंड करने का तरीका है। तो अगर हमने बी वेक्टर को फाइंड करना है, ये वाला जो वेक्टर है अगर हम इसको फाइंड करना चाहते हैं, जैसे क्वेश्चन में कहा है फाइंड अ वेक्टर, तो बी मैग्नीट्यूड हमारे पास जब हम लेफ्ट हैंड साइड पे इसको भेजेंगे तो ये वहां पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। मेन टू से आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर एंड बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर जो, अब मैग्नीट्यूड कितना है बी वेक्टर का वो हमारे पास 4 आ जाएगा, और बी यूनिट वेक्टर वो हमने जैसा कि अभी कहा वो ए यूनिट वेक्टर के इक्वल है क्योंकि ये पैरेलल है। तो हमारे पास जो ए यूनिट वेक्टर का आंसर आया है उसी आंसर को उठा के हम यहाँ पे बी यूनिट वेक्टर के आंसर में लिख देंगे। अब 4 को जब हम इन सब से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 4 × 2 8 हो जाएगा, 4 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे 12 एंड 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 24। तो ये हमने बी वेक्टर जो है उसको फाइंड कर लिया है, यही हमारा आंसर है बी वेक्टर जिसको हमने फाइंड करना था, जो जिसका मैग्नीट्यूड 4 है और जो पैरेलल है हमारे पास ए वेक्टर के। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, हमें एक वेक्टर दिया गया है यू वेक्टर और एक वेक्टर हमारे पास गिवन है वी वेक्टर, ठीक हो गया, एंड एक थर्ड वेक्टर हमारे पास है डब्ल्यू वेक्टर। तो 3 वेक्टर हमारे पास गिवन है और हमें कहा गया है कि अगर ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी ट्राइंगल की साइड्स को,
ठीक हो गया। हमारे पास एक ट्राइंगल है, उसकी 3 साइड्स होती हैं और उसके 3 वेक्टर दे दिए गए हैं, u वेक्टर, v वेक्टर एंड w वेक्टर। आप जिसको मर्जी जिस साइड को u रख लें, एक साइड को v एंड एक साइड को w। आपने फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है z की वैल्यू क्या होगी। तो जैसा कि आपको पता है क्वेश्चन में कि u v w जो है वो साइड्स हैं बेसिकली ट्राइंगल की, तो इसका मतलब हम ये जो फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है कि ट्राइंगल की साइड्स अगर 2 का सम करें तो वो थर्ड साइड के इक्वल होती हैं वेक्टर्स के अंदर। तो हमारे पास हमने 2 वेक्टर्स लेने हैं, कोई से भी 2 आप लें और उनको सम चेक करें क्या वो थर्ड किसी के इक्वल आ रहा है, किसी थर्ड वेक्टर के। तो हमारे पास u और v को जब ऐड करेंगे तो ये u वाला वेक्टर आ जाएगा 2i + 3j + 4k, फिर उसके बाद v वाला वेक्टर आ जाएगा -i + 3j - k, और राइट हैंड साइड पे हमारे पास w वाला वेक्टर आ जाएगा जो कोई क्वेश्चन में गिवन है i + 6j + 7zk। तो हमने क्या करना है, i वाले कंपोनेंट को i वाले कंपोनेंट में ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। तो 2i में से जब i माइनस होगा तो ये हमारे पास i बच जाएगा। इसी तरह से 3j में जब हम ऐड करेंगे 3j को तो ये 6j हो जाएगा, एंड 4k में से जब -k करेंगे तो ये 3k हो जाएगा। अब हमारे पास राइट हैंड साइड पे भी एक वेक्टर बन चुका है और लेफ्ट हैंड साइड पे भी एक वेक्टर बन चुका है। और जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास i यहाँ पे जो वैल्यू है उसकी 1 है कंपोनेंट उसका, और राइट हैंड साइड पे भी i जो है यूनिट वेक्टर उसका कंपोनेंट 1 है। इसी तरह से j का कंपोनेंट 6 है और इस साइड राइट हैंड साइड पे भी j का कंपोनेंट 6 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो थर्ड कंपोनेंट k का जो वैल्यू है 3 वो फिर इक्वल होगी z के। और इस तरह से हम लिख सकते हैं कि इनको इक्वेट करके हम बता सकते हैं कि हमारे पास जो फाइनल आंसर है k का z का सॉरी वो 3 है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ a b c एंड d आर गिवन बिलो। तो हमारे पास ये a b c d पोजीशन वेक्टर्स 4 दिए गए। हमने शो ये करना है कि हमारे पास जो ए बी वेक्टर है और जो सी डी वेक्टर है ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। तो पैरेलल की कंडीशन क्या थी हमारे पास कि अगर हम एक वेक्टर को दूसरे के स्केलर मल्टीपल की फॉर्म में लिख सकते हैं तो ऐसे वेक्टर पैरेलल वेक्टर्स होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास पोजीशन वेक्टर आ जाएगा ए का, और ए का जो पोजीशन वेक्टर है वो है 2i - j + k, उसको लिख लिया। इसी तरह से फिर बी का पोजीशन वेक्टर, pv का मतलब पोजीशन वेक्टर, तो ये बी का पोजीशन वेक्टर 3i + j हो जाएगा। एंड उसी के बाद फिर हमारे पास सी वाला पोजीशन वेक्टर एंड फिर सो ऑन डी वाला पोजीशन वेक्टर। तो ये हमने चारों पोजीशन वेक्टर लिख लिए हैं। अब पोजीशन वेक्टर लिखने के बाद हमने ए बी जो वेक्टर है इसको फाइंड करना है। तो ए बी वेक्टर फाइंड करने का तरीका क्या है, हमारे पास जो पोजीशन वेक्टर बी है उसमें से पोजीशन वेक्टर ए को माइनस कर देते हैं, जिसको आप सिंपल इस तरह भी लिखा करते थे कि ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। इनको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे i में से i वाला एंड j में से, तो b वाले वेक्टर में से आप a वाले वेक्टर को माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा 3i - 2i वो i हो जाएगा। इसी तरह से j एंड प्लस j हमारे पास 2j हो जाएगा, एंड k यहाँ पे है नहीं हमारे पास b वेक्टर में, तो a वेक्टर का जो k है वो एज इट इज आ जाएगा। तो ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर a b आ जाएगा। उसके बाद हमने c d पोजीशन, तो सी डी पोजिशन वेक्टर फाइंड करने का भी हमारे पास सेम तरीका है। हमने क्या करना है कि पोजीशन वेक्टर डी में से माइनस कर देना है पोजीशन वेक्टर सी को। तो डी पोजीशन वेक्टर हमारे पास -i - 2j + k है, उसकी वैल्यू को लिखना है और उसमें से माइनस कर देना है सी वाले पोजीशन वेक्टर को। तो माइनस हम i में से i को करेंगे, j में से j को, k में से k को। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा -3i - 6j + 3k। अब ये दोनों वेक्टर हम फाइंड कर चुके हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने देखना है क्या हमारे पास ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल की फॉर्म में हम लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। क्या इन दोनों में से कोई ऐसी रकम है जिसको कॉमन लें और दोनों सेम हो जाएं? जी हाँ। तो ये सेकंड वेक्टर जो सी डी वेक्टर है इसमें से 3 कॉमन ले लें अगर हम -3, तो ये जो अंदर वैल्यू बच जाएगी ये सेम एज इट इज वही वैल्यू है जो कि ए बी वेक्टर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए बी वेक्टर जो है उसको अगर आप -3 से मल्टीप्लाई करवाएं तो वो सी डी वेक्टर बन जाएगा, और अगर आप सी डी वेक्टर में से -3 कॉमन ले लें तो वो बेसिकली ए बी वेक्टर ही बन जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि सी डी वेक्टर इज इक्वल टू लेमडा ए बी वेक्टर। लेमडा क्या है हमारे पास, लेमडा बेसिकली इक्वल है -3 के। तो ए बी वेक्टर पैरेलल है सी डी वेक्टर के, क्योंकि इन दोनों को हम एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल की फॉर्म में लिख सकते हैं। ए बी वेक्टर और लेमडा जो है वो एक स्केलर है -3। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिपल्स कैन बी द डायरेक्शन एंगल्स ऑफ द सिंगल वेक्टर। तो एक सिंगल वेक्टर के डायरेक्शन एंगल्स इनमें से कौन से हो सकते हैं और कौन से नहीं हो सकते। तो पार्ट नंबर 1 है हमारे पास 45 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो हमने इनको बताना है कि क्या ये हमारे पास डायरेक्शन एंगल हो सकते हैं। तो हमारे पास बेसिकली एक फार्मूला है जो है कॉस स्क्वेयर अल्फा प्लस कॉस स्क्वेयर बीटा एंड प्लस कॉस स्क्वेयर गेमा। तो ये सारा हमारे पास इक्वल है 1 के। ये हमारे पास फार्मूला है जिससे हम चेक कर सकते हैं कि हमारे पास जो अल्फा बीटा गेमा 3 एंगल दिए गए हैं क्या वो डायरेक्शन एंगल हैं या नहीं है।
तो हमने क्या करना है, इस फार्मूले के अंदर अल्फा की जगह पे 45 जो पहला एंगल है उसको पुट कर देना है, बीटा की जगह पे दूसरा एंगल, एंड जबकि गेमा की जगह पे तीसरा एंगल जो है उनको पुट कर देना है, और इनका आंसर चेक करना है क्या वो 1 आता है या नहीं आता। तो इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, स्क्वायर जो है वो होल पे लगा लिया हमने, ठीक हो गया। cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, इसी तरह से अगेन एंड cos 60 की वैल्यू 1/2। अब 1/√2 का जब स्केयर लेंगे तो अंडर रूट जो है वो स्केयर के साथ कैंसिल आउट होकर हमारे पास 1/2 आंसर आ जाएगा, एंड अगेन एंड इसी तरह से 1/2, 2 का स्क्वायर जो है वो हमारे पास 4 हो जाएगा। अब 2, 2 एंड 4 में से एलसीएम जो है वो 4 आ जाएगा, और जो इन दोनों के साथ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 + 2 एंड +1, तो ये हमारे पास 5 हो जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर आया है वो 5 आया है, जो कि इक्वल नहीं है राइट हैंड साइड के। तो राइट हैंड साइड क्या थी हमारे पास, राइट हैंड साइड थी 1। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास ये जो एंगल 45, 45 एंड 60 डिग्री हैं, ये तीनों डायरेक्शन एंगल्स नहीं है। डायरेक्शन एंगल कब होंगे, जब हमारा आंसर 1 होगा। जैसे कि पार्ट नंबर 3 में अगर आप देखें तो इसमें जब उसने पुट करके इनको सॉल्व किया और उसका आंसर जो है फाइनल वो 1 आ गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास अल्फा, बीटा, गेमा ये तीनों एंगल्स डायरेक्शन एंगल्स। तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज जो है वो एंड हो जाएगी।